तो बेटा सॉलिड स्टेट में बड़ा सिंपल, सब जानते हैं सॉलिड। बताओ, ये जो प्लास्टिक दिख रहा है ये भी सॉलिड है, ये ठीक है। ये कॉपर का एक बर्तन दिख रहा है छोटा सा, ये भी सॉलिड है। ये डस्टर दिख रहा है, ये भी सॉलिड है। ये सब सॉलिड है, लेकिन इनके सॉलिड के नेचर में बहुत अंतर है, ठीक है। सब सॉलिड है। आइस, बर्फ, वो भी सॉलिड है, ठीक है, लेकिन वो अलग तरह का सॉलिड है। कॉपर का जो मेटल अभी आपको बतलाया वो अलग तरह का सॉलिड है। कागज भी सॉलिड है, आलू भी तो सॉलिड है, अलग तरह का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैटर्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले सिंपल चीज आपको एक बार ले चलते हैं। क्या? गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। ये आपका 3 स्टेट्स हैं। जरा सोचो, सॉलिड में ये जैसे सॉलिड है, ये जैसा आज है वैसे ही कल था, और कल भी आगे वाले आने वाले कल में भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसको मैं बहुत प्रेस कर रहा हूं, इसको मैं प्रेस कर रहा हूं, लेकिन ये दब नहीं रहा है, ये दब नहीं रहा है। क्यों? प्रेशर से चेंज नहीं हो रहा है इसका शेप। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, वे काफी क्लोज हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, सॉलिड को बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट सॉलिड में, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स सॉलिड में वेरी नियरेस्ट है, वेरी नियरेस्ट, बहुत क्लोज है, वेरी क्लोज है, बहुत क्लोज है। क्लोज क्यों है? क्योंकि इनमें, इनके बीच जो फोर्स है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर एटॉमिक की बजाय इंटर पार्टिकल फोर्स। तो अभी आपने ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है ये पार्टिकल है, पार्टिकल्स हैं, तो हम इंटर पार्टिकल फोर्स बोल सकते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स बोल सकते हैं। बड़ा स्ट्रांग है इंटर पार्टिकल फोर्स, वेरी स्ट्रांग। ये वेरी, तो यहां पर ये वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग इंटर पार्टिकल फोर्स है। वही चीज अगर हम लिक्विड में देखें, ये लिक्विड में थोड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं या पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े दूर दूर हो गए, देखिए थोड़े दूर दूर हो गए। तो पार्टिकल्स, ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या है, थोड़े दूर हो गए इसके रिस्पेक्ट में। ये नियरेस्ट है और ये हम बोल सकते हैं क्या है, थोड़े दूर है, डिस्टेंस इनकी बढ़ गई है। ये देखिए डिस्टेंस इनकी बढ़ गई है। तो वेरी नियरेस्ट हम इनको बोल सकते हैं कि सफिशिएंट नियर है, ये नियर है, ये नियरेस्ट वर्ड आ रहा है इसमें, समझ गए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जब ये थोड़े दूर हो गए, इनका मतलब इनमें जो पार्टिकल्स के बीच फोर्स है, इंटर पार्टिकल फोर्स, ये वाला इंटर पार्टिकल फोर्स, ये कैसा है, थोड़ा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रॉन्गेस्ट है, यहाँ ये स्ट्रॉन्गेस्ट आ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर मैं बोल दूंगा थोड़ा क्या है, इसके उसके रिस्पेक्ट में वीक है, स्ट्रॉन्ग बोल दूंगा, स्ट्रॉन्ग। इसके स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गर बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट है।
तो यहाँ पर ये मिडिल है, थोड़ा कम हो गया है फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स, यहाँ पर इंटर पार्टिकल फोर्स कम है। और ये देखिए गैस है, तो गैस में तो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर है, तो गैस के जो मॉलिक्यूल है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे, लार्ज डिस्टेंस पर, ठीक है, और इनके बीच जो फोर्स है ये वीक है। तो ये आप इसकी बात करें तो यहाँ पर ये कैसा फोर्स है, ये फोर्स स्ट्रांग है, ये फोर्स स्ट्रांगेस्ट है, और ये फोर्स इनके बीच जो फोर्स है वो वीक है, वीकर फोर्स है, ठीक है। अब वीकर फोर्स है तो ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स कैसे हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। आ गया समझ में आपको? तो इनके बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, इसके बीच डिस्टेंस कम है, और इनके बीच डिस्टेंस सबसे कम है। तो ये सिंपल बात हमको स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ने को मिलती है। यहाँ पर ये जो फोर्स है इनका, ये बहुत वीक है, वान डेर वाल फोर्स है, वान डेर वाल फोर्स है, बहुत वीक है। बोले ये कौन सा फोर्स है? ये फोर्स आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, ये फोर्स आपका डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो सकता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो सकता है। और ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये अगर मेटल है, अगर मेटल है तो ये मेटेलिक फोर्स हो जाएगा, अगर मेटल है तो ये मेटेलिक फोर्स हो जाएगा। फोर्स का मतलब बॉन्ड, मेटेलिक फोर्स मतलब मेटेलिक बॉन्ड, वान डेर वाल फोर्स मतलब वान डेर वाल बॉन्ड, हाइड्रोजन फोर्स मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बोलूं वो भी उसका मतलब फोर्स है, अट्रैक्शन का मतलब फोर्स, फोर्स का मतलब फोर्स, बॉन्ड का मतलब फोर्स। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो गया ये। यहाँ अगर ये मेटल है तो मेटेलिक फोर्स, नमक घर में रखा रहता है, दाल में कम हो जाता है, नमक डालते हैं, वो नमक NaCl आयनिक फोर्स हो जाएगा, आयनिक फोर्स हो जाएगा, समझ गए? तो ये बड़े स्ट्रांग फोर्स है, इनमें इनमें जो फोर्स है स्ट्रांग है, और स्ट्रांग फोर्स के कारण मॉलिक्यूल क्या आ गए, पास पास, क्लोज हो गया, माने इनकी पैकिंग क्लोज है, इनकी पैकिंग लूज है, और इनकी पैकिंग तो वेरी लूज है, वेरी लूज पैकिंग, ठीक है, वीक पैकिंग और वेरी क्लोज पैकिंग। आ गया समझ में पैकिंग का मीनिंग? तो लिख लिया आप लोगों ने ये, इसमें इसलिए इसकी क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग है, ये थोड़ी क्लोज नहीं है, ये लूज पैकिंग है, ये लूज पैकिंग है, और ये तो वेरी लूज है, ये पैकिंग ही नहीं है, इसमें तो पैकिंग ही नहीं, गैस तो मॉलिक्यूल पूरे उड़ जाएंगे। आपने अगर मान लो ये आपने इसमें पानी रखा, आपने इसमें पानी रखा तो पानी नहीं उड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर आपने इसमें गैस भर दी तो गैस तो उड़ जाएगी। तो पैकिंग का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। डिफरेंस क्लियर हो गया? तो लूज पैकिंग, स्ट्रॉन्ग पैकिंग, और इसमें वेरी वेरी लूज पैकिंग। इसको अगर आप कंप्रेस करोगे, इसको आप प्रेशर लगा के कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस बहुत कम कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने के चांस सबसे कम होंगे, इसमें कंप्रेस होने के चांस थोड़े ज्यादा होंगे। और गैस को तो आप अगर इस पर आप प्रेशर लगा दोगे, इस पर अगर आप प्रेशर लगा दोगे तो ये तो दब जाएगी, प्रेस हो जाएगी, तो इसका कंप्रेशन सबसे ज्यादा, इसमें कंप्रेशन बहुत नेग्लिजिबल, और इसमें और भी कम कंप्रेशन। आगे समझ में? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल इतने नियरेस्ट हैं कि इनमें कंप्रेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। आ गया समझ में? अगली बात, इनमें ऑसिलेशन, ऑसिलेशन ऑफ ये पार्टिकल होता है,
इनमें ऑसिलेशन जो होता है वो इतना कम है, वो अपनी मीन पोजीशन पर, ऐसा जैसे मान लीजिए ये ऊपर गया थोड़ा सा, ठीक है, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आया तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। मतलब इस तरह से कि अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, हल्का फुल्का ऐसा। जैसे मान लो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हो, बिल्कुल गस्सम गस्सा बैठे हो, तो थोड़ा सा ऐसा ऐसा हो जाते हैं, बस वही मीन पोजीशन पर इसका ऑसिलेशन होता है। ये तो सफिशिएंट। अगर आपने, ये पानी है, देखिए पानी आपने इसमें ले लिया, पानी अगर आपने इसमें ले लिया तो ये इसका शेप गेन कर लेगा आराम से, इसका क्या हो गया, ऑसिलेशन हो गया। पानी ये ऑसिलेट कर रहा है, पानी ऑसिलेट कर रहा है, तो इसमें ऑसिलेशन काफी ज्यादा रहेगा, इसमें ऑसिलेशन सबसे ज्यादा है, तो घूमते ही रहेंगे, उड़ते ही रहेंगे। आ गया समझ में? और अब जरा सोचो कि ये बात समझना, इसमें भी ऑसिलेशन होता है, पर मीन पोजीशन पर वो बने रहते हैं, बहुत कम ऊपर नीचे, इससे बहुत कम ऑसिलेशन होता है। ठीक है, सबसे कम ऑसिलेशन, सबसे ज्यादा ऑसिलेशन होता है। चलिए, तो ये गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में काफी डिफरेंस है। अब हमारा टारगेट है सॉलिड स्टेट पढ़ना। गैसियस स्टेट फिजिक्स में, स्टेट्स ऑफ मैटर में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस लॉ, ठीक है, और वान डेर वाल इक्वेशन और उनके एप्लीकेशन, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो जो फिजिक्स में है बिल्कुल सेम केमिस्ट्री में है, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है, इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इन टर्म्स ऑफ द गैसियस स्टेट, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभी मुझे मालूम नहीं है कि अभी सीके सर ने उसको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। यदि नहीं पढ़ाया होगा तो फिर मैं पढ़ाऊंगा, यदि उन्होंने पढ़ा दिया होगा या वो पढ़ाने वाले होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हो गया आपका। ठीक है, तो देयर इज नो डिफरेंस इन द केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इन टर्म्स ऑफ गैसियस स्टेट, सेम है, वो गैसियस स्टेट है। तो आप बस एक थोड़ा सा वहां थोड़ा आपको आइडियल गैस पढ़ना पड़ती है, केमिस्ट्री में रियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस और रियल गैस, तो थोड़ा वो डिफरेंस सर बता देंगे आपको। चलिए, तो वो हो गया। लिक्विड स्टेट पूरी पढ़ा दी है मैंने, लिक्विड सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी खत्म किया आपने। फिर कोलाइडल स्टेट वो भी पूरा पढ़ा दिया है मैंने, तो सिर्फ गैसेस स्टेट बचा है आपका। तो गैसेस स्टेट को आप वहां पे पढ़ लीजिए। और मैंने वैसे गैसेस स्टेट जो है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन, बेंथाप इक्वेशन आपका क्या बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन में, तो वो सब में सेम ही है। तो ऑलमोस्ट वो हो गया, आप फिजिक्स में उसको देखिए। देन सॉलिड स्टेट, सॉलिड में फिर से दो टाइप के सॉलिड हम देख रहे हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड, जरा सोचिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे मेटल, कोई भी मेटल, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, कोई भी मेटल, जैसे मैंने आपका भी ये आपका ये कॉपर लिया, तो ये कॉपर मेटल, इसमें कॉपर के एटम हैं और मेटेलिक क्रिस्टल बना रहा है, तो ये इधर मैंने सॉरी ये नॉन क्रिस्टलाइन इस तरफ लिख दिया मैंने, ये क्रिस्टलाइन है। तो एग्जांपल कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन, जिंक, ये हो गया, तो ये मेटेलिक क्रिस्टल हो गया, ये रियल क्रिस्टल है, इसके एग्जांपल लिख रहे हैं अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड के। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो मेटेलिक क्रिस्टल जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आएंगे, ये हो गया मेटेलिक क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आएंगे। ठीक है, मेटेलिक क्रिस्टल,
जरा सोचो, नमक हो गया Na2SO4, K2SO4, कोई भी साल्ट, नमक हो गया, CaF2 हो गया, ये सॉल्ट, माने ये कैसे हो गए बोलो, आयनिक क्रिस्टल। ये आयनिक क्रिस्टल हो गए आपके, आयनिक, ये भी रियल सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये, ठीक है। और सोचो कि मेटेलिक क्रिस्टल क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, आयनिक क्रिस्टल मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, तीसरा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, सोचो ये भी रियल सॉलिड है, कौन सा, अरे आइस, आइस हो गया। मैं बहुत सारे लिखाऊंगा, अभी तो आपको जनरल बात समझा रहा हूँ। ये देखिए, ये मेटेलिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, ये क्या है, आइस हो गया, ये हो गया, ये रियल सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। डायमंड हो गया यार, डायमंड, ग्रेफाइट, ये कोवेलेंट क्रिस्टल हो गए, कोवेलेंट क्रिस्टल। तो ये मैंने जबरदस्ती लिख दिया एग्जाम्पल आपको क्रिस्टलाइन समझाने के लिए कि ये सब क्रिस्टलाइन है। तो फिर नॉन क्रिस्टलाइन, ये देखो, ये प्लास्टिक, अरे वे प्लास्टिक जाति के जितने भी हैं पॉलीमर, प्लास्टिक जाति के पॉलीमर, तुमने पढ़ा होगा स्टार्च, आलू, पोटैटो, ठीक है, कद्दू, अरे सारे लौकी क्या है, स्टार्च, सेल्यूलोज, ठीक है। ये लकड़ी, सेल्यूलोज से बनी लकड़ी, ये डस्टर देख रहे हो, ये लकड़ी, वुड, ये कॉटन है, ठीक है। जितने भी रबर, पॉलीमर, जितने भी पॉलीमर आप सिंथेटिक पॉलीमर या नॉन सिंथेटिक पॉलीमर या नेचुरल पॉलीमर आप जो पढ़ोगे वे सब क्या हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, नॉन क्रिस्टलाइन। वुड लिख दिया मैंने, प्लास्टिक, रबर, बेकेलाइट, ठीक है, मेलामाइन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, ये सब कैसे है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए। अब तुमने तो क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन में डिफरेंस, पहला आपने एग्जाम्पल लिख लिया, अब एग्जाम्पल के बाद फर्स्ट पॉइंट, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये रियल सॉलिड होते हैं, ये रियल सॉलिड है, और ये स्यूडो सॉलिड है, स्यूडो सॉलिड है। इन्हें एमार्फस सॉलिड भी कहेंगे, एमार्फस, एमार्फस सॉलिड है। तो स्यूडो सॉलिड है, ये रियल सॉलिड है, ये रियल सॉलिड है आपने जो सॉलिड देखे, जबकि ये लकड़ी, प्लास्टिक, ये स्यूडो सॉलिड, ये रियल सॉलिड नहीं है, एमार्फस सॉलिड कहलाते हैं। दूसरी बात, जब रियल सॉलिड आप बनाओगे, आप नमक बनाओ या कॉपर बनाओ या गोल्ड बनाओ, कुछ भी हो, क्या एलॉय बनाओ, तो इसमें क्या होता है देखो, इसमें होता है, जैसे मैंने नमक ले लिया एग्जांपल, ये Na हो गया,
ये Cl, ये Na, ये Cl, ये Na, ऐसा ये मैं यहाँ पे फिर ये बना रहा हूँ Cl, फिर ये Na हो गया, फिर ये Cl हो गया, फिर ये Na हो गया, फिर ये Cl हो गया, फिर ये Na हो गया, ये Cl, ये Na, ये Cl, ये Na। अब देखो इसमें अरेंजमेंट, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है इसको मैंने नाम दे दिया Na और इसको नाम दे दिया Cl। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट बिल्कुल रेगुलर फैशन में अरेंज है। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स आर अरेंज इन ए रेगुलर फैशन। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स आर अरेंज इन ए रेगुलर फैशन। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स आर अरेंज इन ए रेगुलर फैशन। जबकि इसमें जैसे मैं सिलिका ले लूं, ठीक है, एमार्फस सिलिका, आलू ले लूं, कुछ भी ले लूं, लकड़ी ले लूं, तो इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जो है वो अरेंज होते हैं इस तरह से, कुछ एकदम रेगुलर फैशन में अरेंज नहीं होते हैं। ये रेगुलर फैशन में अरेंज नहीं है। तो आपको पहला पॉइंट जो भी अगला पॉइंट हो, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट अरेंज इन ए रेगुलर फैशन, बिल्कुल रेगुलर फैशन में अरेंज है। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट रेगुलर फैशन में अरेंज नहीं है। फटाफट लिख के आइए। जब ये रेगुलर फैशन में अरेंज होंगे तो इनकी ज्योमेट्री डेफिनेट होगी, डेफिनेट ज्योमेट्री, डेफिनेट ज्योमेट्री। रेगुलर फैशन लिख देता हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट अरेंज इन ए रेगुलर फैशन, ये इरेगुलर फैशन में अरेंज है। जब ये रेगुलर फैशन में अरेंज है, जब ये रेगुलर फैशन में अरेंज है तो बड़ी खास बात, इनकी ज्योमेट्री डेफिनेट होगी। ज्योमेट्री डेफिनेट, इनकी ज्योमेट्री डेफिनेट नहीं होगी, इनडेफिनेट ज्योमेट्री होगी। कुछ भी हो सकती है, डेफिनेट नहीं होगी कुछ। इसकी ज्योमेट्री बिल्कुल परफेक्ट ज्योमेट्री होगी, ठीक है, जो आगे अपन समझेंगे। तुम्हें मालूम है NaCl की ज्योमेट्री कैसी होती है? NaCl की ज्योमेट्री कैसी होती है, याद है तुम्हें? कोई बता पाएगा? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ZnS की ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। Zn की, सल्फर की, टेट्राहेड्रल। तो ये एक परफेक्ट ज्योमेट्री होती है, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। इनमें आपको डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं मिलेगी। जब आप इस लकड़ी को काटेंगे, बिल्कुल सावधानी से स्केल रख करके, बिल्कुल फाइनली, वेरी फाइन नाइफ से आप इसे काटिए। तब भी आप इसे काटेंगे तो इसे देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है वो रफ सरफेस मिलेगी। ये इसकी सरफेस रफ है, ठीक है। जबकि आप इसे काटेंगे तो बिल्कुल क्लीन मिलेगी आपको, ये क्लीन क्लीवेज मिलेगी। तो इसकी क्लीन क्लीवेज, जब आप इसे काटेंगे तो क्लीवेज बिल्कुल क्लीन आएगा, क्लीन क्लीवेज। क्यों? क्योंकि एटम जो है वो परफेक्ट ऑर्डर में अरेंज है। ये परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट है, एटम्स का बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट है। तो क्लीवेज आपको क्लीन मिलेगी, क्लीन क्लीवेज। आप इसे काटेंगे, आप इसे प्लास्टिक को काटिए, आप स्केल रख लीजिए और बिल्कुल ब्लेड से बड़ी मेहनत के साथ और सीधा काटने की कोशिश करिए, तो आप ये नहीं काट पाएंगे। क्यों नहीं काट पाएंगे? आपने सोचा यार यहाँ से काटता हूँ, ये देखो ये आ गया, ये आ गया, ऐसा, तो ये ऐसा आ रहा। आपने सोचा यहाँ से काटूं मैं, तो ये देखिए ऐसे कट रहा है, ये ऐसा कटेगा। तो इसकी क्लीवेज क्लीन नहीं मिलेगी, इसकी क्लीवेज बिल्कुल क्लीन मिलेगी। रीजन, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स आर अरेंज इन ए परफेक्ट ऑर्डर। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में अरेंज होते हैं। और यहाँ
constituent units are not arranged in a perfect order। यहाँ constituent unit का perfect order arrangement नहीं होता, यहाँ constituent unit का perfect order arrangement होता है। तो clean cleavage मिलता है और इसका cleavage clean नहीं मिलता। अब अगर इसकी सरफेस पर आप इसकी सरफेस पर हाथ फेरेंगे तो ये सरफेस कैसी रहेगी? रफ सरफेस होगी, इसकी रफ सरफेस होगी। जबकि आप इसकी सरफेस पर हाथ फेर के देखिए ये, तो आपको बिल्कुल कैसी रफ नहीं होगी, ये फ्लैट होगा, बिल्कुल एकदम सरफेस इसका फ्लैट होगा, इसका प्लेन फ्लैट होगा, क्योंकि एटम्स बिल्कुल ऐसे अरेंज है। तो जब आप क्लीवेज करोगे, चाहे ऐसी करो चाहे ऐसी क्लीवेज करो, तो इसका जो प्लेन है वो फ्लैट मिलेगा, प्लेन इसका फ्लैट मिलेगा, ठीक है। इसका प्लेन फ्लैट नहीं मिलेगा, रफ सरफेस मिलेगी, माने प्लेन फ्लैट नहीं होगा। इसका प्लेन फ्लैट है। क्यों है प्लेन फ्लैट? क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का अरेंजमेंट बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर है। तो जब आप क्लीवेज लोगे तो क्लीन आएगी, फ्लैट होगा तो प्लेन होगा बिल्कुल, ठीक है। जो प्लेन होगा वो फ्लैट होगा, ये प्लेन कंप्लीटली फ्लैट। रीजन समझ आ गया आपको इसका? देन अब बताओ, इसमें शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट मिल रहा है, इसमें लॉन्ग ऑर्डर। लॉन्ग का मतलब ये Na फिर Cl फिर Na फिर Cl फिर Na फिर Cl, ऐसा बिल्कुल लंबे, कितना भी बड़ा क्रिस्टल हो, कितना भी बड़ा क्रिस्टल हो, इसमें हमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक, बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक हमें परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट मिलता है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट का। यहाँ देखो ये दो एक जैसे दिख रहे, फिर यहाँ आ गया, फिर ये दो एक जैसे दिखने लगी, या यहाँ पर ये आपका अलग अलग तरह से दिखने लगा। तो इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर मिलता है और इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर मिलता है। किसका? जो अरेंजमेंट है उसका। तो constituent units are arranged in long range order while these are in the short range order. यहां देखिए ये एनाइसोट्रोपिक होते हैं, these are anisotropic और these are isotropic। इसका मतलब समझिए, एनाइसोट्रोपिक का मतलब जरा देखिए ध्यान से। जब तुम इस डायरेक्शन में जाते हो, ध्यान दीजिएगा, जब तुम इस डायरेक्शन में जाते हो, लेफ्ट टू राइट, ये डायरेक्शन में आप जा रहे हो, इस तरफ से इस तरफ वाले डायरेक्शन में जा रहे हो आप, ये जा रहे हो, तो Na के बाद Cl, फिर Na फिर Cl, फिर Na फिर Cl, फिर Na फिर Cl, इस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में जा रहे हो, देखो ये इस डायरेक्शन में, तो ये Na मिलेगा, Cl 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 आगे। अगर आप इसको और ऐसा बनाना चाहोगे तो ये इस तरह से ये बनेगा। अब बताओ कैसा, ये इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? Na Cl 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 Cl, जबकि इसमें Na के बाद Cl के बाद फिर Na के बाद फिर Cl। तो इस डायरेक्शन में जाने पर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के वैल्यू डिफरेंट मिलेंगी और इस डायरेक्शन में जाने पर फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। कैसे? या Na तो केवल Na दिख रहा है तुम्हें इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में NaCl। अब बताओ Na का साइज छोटा होता है, Cl का साइज बड़ा होता है, ठीक है। थोड़ा सा बहुत कम डिफरेंस है लेकिन है, ठीक है। तो डेंसिटी इस यहाँ वाले इतने एरिया की डेंसिटी, इस एरिया की डेंसिटी और इसमें ये वाले एरिया की डेंसिटी दोनों अलग अलग हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ Na और यहाँ NaCl। तो डेंसिटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, समझ गए? डेंसिटी फिजिकल होती है, मेल्टिंग पॉइंट फिजिकल होता है, ठीक है। और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो
क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं? एनाइसोट्रोपिक होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक। इट मीन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी और इस डायरेक्शन की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होंगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज माने द वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। द वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज are different in different direction। डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी के वैल्यूज डिफरेंट होते हैं, इसे हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। और इसमें आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए, आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए, फिजिकल प्रॉपर्टीज के वैल्यू सेम आएंगे। सभी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में जाइए, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के वैल्यू सेम आएंगे। इन ऑल डायरेक्शन फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज के वैल्यू सेम मिले तो वो कहलाएगा आइसोट्रोपिक। और ये होता है नॉन क्रिस्टलाइन और ये होता है क्रिस्टलाइन। तो बताइए एनाइसोट्रोपिक का मतलब समझ आ गया आपको? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जब आप इसको मेल्ट करोगे, जब आप इसको मेल्ट करोगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक एंड शार्प, कैरेक्टरिस्टिक एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव द मेल्टिंग पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब समझिएगा, कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट का मतलब समझिएगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब समझिए। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट, सपोज NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 857.64 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैंने करेक्ट नहीं है, मैंने अप्रॉक्स लिख दिया, अप्रॉक्स करेक्ट नहीं है, किसी को याद भी नहीं करना, मैं तो बात समझा रहा हूं। तो अगर NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 857.64 है तो वो 857 पर मेल्ट नहीं होगा, 857 पर मेल्ट नहीं होगा। आपको कहां तक लाना पड़ेगा मेल्टिंग पॉइंट? और बढ़ाइए, 0.64 तक लाइए और वो एकदम फ्यूज हो जाएगा, एकदम फ्यूज। अपन देखते हैं बल्ब, टंगस्टन का बना, टंगस्टन है मेटल, कौन सा क्रिस्टल हो गया? क्रिस्टलाइन। बल्ब का फिलामेंट तुम देखते हो एकदम फ्यूज हो जाता है, बोले यार चलते चलते बल्ब एकदम फ्यूज हो गया। तो वो उस मेल्टिंग पॉइंट को गेन कर लेता, और जैसे ही वो मेल्टिंग पॉइंट आया ये वाला यहां तक, और अगर मान लीजिए और भी होता ये 2 सपोज, इसके बाद डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां तक पहुंचता और एकदम फ्यूज हो जाएगा वो। तो इसको हम बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और कैरेक्टरिस्टिक माने ये मेल्टिंग पॉइंट दुनिया में किसी दूसरी चीज का नहीं है, ये मेल्टिंग पॉइंट केवल NaCl का है। आप मेल्टिंग पॉइंट से किसी भी कंपाउंड को कंफर्म कर सकते हो, कंफर्मेटरी टेस्ट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट द कंफर्मेटरी टेस्ट। अगर मैंने आपको 2 सफेद पाउडर दे दी और मैंने पूछा कि भैया कौन सा नमक है, 2 सफेद पाउडर दे दी और मैंने पूछा कौन सा नमक है, तो चख के मत देखना,
ठीक है, चखने में तो कई बार गलती हो सकती है, मैं मेल्टिंग पॉइंट में कभी गलती नहीं होगी। मेल्टिंग पॉइंट एकदम नमक का इतना ही आएगा, और मेल्टिंग पॉइंट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। आ गया समझ में? इसका मेल्टिंग पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नाइदर कैरेक्टरिस्टिक नॉर शार्प। तुम इस प्लास्टिक को आज ही मेल्ट करके देखना, तो ये पहले धीरे धीरे मुलायम होगा और फैलेगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे पिघलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है, ये रेंज में है। माने आप मान लो कि आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 इस पर सपोज 40 से 42 के बीच में धीरे 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 मेल्ट हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है, बल्कि एक रेंज में मिल रहा है हमें। कुछ हम कह नहीं सकते कि वो 40 है कि 42 है कि 43 है, कितना मेल्टिंग पॉइंट हम कह नहीं सकते, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट तो हम बिल्कुल शार्प, तो ये कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि इनका नहीं होता है, ये ऑर्डर रेंज में मिलता है थोड़ा सा। आ गया समझ में आपको इसका मीनिंग? तो आपको अगर मैं प्लास्टिक दे दूं, ये प्लास्टिक आप पहचानिए कौन सा, तो आप नहीं पहचान पाएंगे मेल्टिंग पॉइंट के बेस पर, तो क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, शार्प नहीं है। आ गया समझ? अगर मेल्टिंग पॉइंट आप जानते हैं तो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन माने फ्यूज होने की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जिसे आप ऐसा बोल सकते हो, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, ये डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन नहीं होती है, ऐसा लिखिए। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज कैरेक्टरिस्टिक नॉट कैरेक्टरिस्टिक, माने इससे भी आप पहचान सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक है तो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन भी कैरेक्टरिस्टिक होगा। आगे बात सुनिए, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब सबको याद होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब किसी एटम से कितने एटम टच कर रहे हैं, कोई एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, वो जो टचिंग एटम्स हैं उनकी जो नंबर है, संख्या जो है, वो कहलाती कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहाँ पर इसमें ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहा हूं मैं, इसका तो 1 2 3 और ये 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 4, 1 2 3 4। अगर ये 3 डायमेंशनल बनाऊं तो इधर भी होगा तो 5 और बोर्ड की तरफ भी होगा तो 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो इसका भी 6, तो इसका भी 6, तो इसका भी 6, तो इसका भी 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए? 6। फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स, ज्योमेट्री फिक्स तो कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स। जरा सोचो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किसी की है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? सोचो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किसी की है, ये देखिए, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4, तो हम क्या बोलेंगे? ये टेट्राहेड्रल है, ये सेंटर वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब बताओ, कहीं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फिक्स हो गई तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, ट्राइगोनल ज्योमेट्री फिक्स हो गई तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गया। इसका मतलब इनका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, फिक्स है। आप किसी का भी, इसका देखो चाहे इसका देखो चाहे इसका देखो, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है, तो फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर। जबकि यहां देखो, अगर तुम्हें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर तुम्हें इस वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना है, 1 2 3 और 4, ये 4 दिख रहा है ये,
ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कोई जरूरी नहीं है 4 हो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कोई जरूरी नहीं है 4 हो, समझ गए, बात समझ गए। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 है तो इसका कोई जरूरी नहीं है 4 हो। तो ये आपको बात समझना है, कोऑर्डिनेशन नंबर किसी का 4 हो सकता है तो किसी का 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ भी हो सकता है। अब बताइए ये बात आपको समझ आ गई कि नहीं आई? कुछ भी हो, ये क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन में डिफरेंस है, इस बेस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन अब एग्जाम्पल आए तो वो भी, प्रॉपर्टी आ जाए तो वो भी, कोई भी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनकरेक्ट, आप सब और बहुत अच्छे से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन को, ठीक है। और वो बता ही दिया मैंने पहले, और गैस लिक्विड सॉलिड में डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, यूनिट सेल, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जो होते हैं वो यूनिट सेल को बनाते हैं। ध्यान से सुनना, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जो है वो यूनिट सेल बनाएंगे, यूनिट सेल। और यूनिट सेल रिपीट होते जाए, इनका रिपीट होने से, इनके रिपीट होने से क्रिस्टल बन जाएगा, ये क्रिस्टल बन जाएगा। तो हम इसको मैंने बोला यूनिट सेल, इसको क्या बोला मैंने? यूनिट सेल। ये आप देख रहे हैं क्यूब, ये पूरा क्यूब है, तो ये यूनिट सेल। सपोज मैंने एक यूनिट सेल बनाया, ये यूनिट सेल मैंने बना दिया। ऐसे यूनिट सेल किससे बने? यूनिट सेल, यूनिट सेल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट बनाते हैं। ये फॉर्म्ड, ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ये है, ये ऐसा जो मैंने बनाया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए आपके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। स्फीयर, ये जो स्फीयर है ये एटम हो सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एटम भी हो सकते हैं। ये यहाँ पर एटम हो गए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एटम हो गया, ये एटम का यूनिट सेल बन गया, एटम से बनने वाला यूनिट सेल। ये मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, माने केटायन एंड एनायन, आयन हो सकते हैं। तो ये, और हम इनको जनरली क्या बोल देते? स्फीयर, ये स्फीयर। तो एटम भी स्फीयर है, मॉलिक्यूल भी एक स्फीयर है, आयन भी एक स्फीयर है, वो चाहे केटायन हो चाहे एनायन हो। तो हम स्फीयर्स को ही एटम, मॉलिक्यूल, आयन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ये होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, समझ गए। और ये मिलकर के ये अरेंज हो गए। ये देखिए ये एटम है, ये अरेंज हो गया, ये एटम यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये इनके, और इनके बीच फोर्स, इनके बीच ये जो फोर्स है यहाँ पर, जो आप ये जो लाइन आपने डाली है, ये लाइन एक्चुअली इनके बीच का फोर्स है। तो ये इनके बीच फोर्स लग रहा है, ये ऐसा, ये हमने लाइन डाल दी यहाँ पर। तो ध्यान से सुनिएगा, फोर्स जो अभी अपन आगे पढ़ेंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स या स्फीयर ने मिलके क्या बनाया? ये यूनिट सेल बन गया। और ये यूनिट सेल एक बना,
ऐसे दूसरा यूनिट सेल बन गया, ये दूसरा यूनिट, ये लग गया दूसरा यूनिट सेल। इसके ऊपर भी आ सकता है, इसके आगे भी हो सकता है, इसके इधर भी हो सकता है, इसके नीचे भी हो, और ये बढ़ते चले जा रहे हैं यूनिट सेल यूनिट, और क्या बन गया, एक बहुत बड़ा क्रिस्टल तैयार हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट मिलकर के क्या बनाते हैं, यूनिट सेल, और यूनिट सेल रिपीट होते जाते हैं ऊपर नीचे साइड में इधर, और पूरा क्या बना देते हैं, क्रिस्टल। आ गया समझ में ये बात? तो क्रिस्टल कैसे बनता है, बात क्लियर हो गई? अब ध्यान से देखिए इसको, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक एटम रख दिया मैंने, ये यहाँ एक ये एटम है, ये एटम है, यहाँ भी एटम है। तो इस एटम से इस एटम का जो डिफरेंस है, इस एटम से इस एटम का डिफरेंस, डिस्टेंस जो है वो हो गया एज लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का एज लेंथ, समझिए। एक एज ये हो गया, 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 और एक एज ये हो गया। इस पॉइंट पर देखिए कितने एज दिख रहे हैं, 1 2 और 3। एक को एक्स एक्सेस मान लीजिए, दूसरे को वाई मान लीजिए, और तीसरे को जेड मान लीजिए। तो ये सामने देखिए, अब मैं आपको यहाँ के पैरामीटर समझा रहा हूं। ये आपका, ध्यान दीजिए बेटा, ये आपका, ये पॉइंट आपका मैंने मान लिया ओ पॉइंट, ओरिजिन, ये आपका ये हो गया, ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट, ये आर्म दिख रही है आपको, एक ये आर्म, ये ऐसी बढ़ते चली जाएगी, ये ऐसी, ये बढ़ती चली जाएगी, और ये इधर ऐसी ये बढ़ती चली जाएगी। ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। ये हो गई आपकी सपोज वाई एक्सिस, ये हो गई सपोज आपकी जेड एक्सिस, समझ गए? तो आप इस जेड एक्सिस के नाम, ये देखिए, ये जेड, एक यूनिट सेल आगे लगा है, फिर उसका, तो ऐसे यूनिट सेल लगते चले जाएंगे जेड एक्सिस पर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये देखिए एटम, ये 2 एटम, ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये एज लेंथ हो गया। ये जो एज लेंथ है जेड एक्सिस पर, एज लेंथ हो गया सी। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो सी हो गया, ठीक है। ए पर यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये हो गया एक्स एक्सिस पर ए, और वाई एक्सिस पर यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये हो गया आपका बी डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक बी, और यहां से यहां तक सी। अब इसमें आप बिल्कुल एकदम क्लियर समझ सकते हैं कि अगर मैंने ये ओ पॉइंट मान लिया, ये हो गया वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर यहां से ये एटम से इस एटम तक का यूनिट सेल में ये एज लेंथ हो गया बी, ये एज लेंथ हो गया जेड एक्सिस पर सी, और ये एज लेंथ हो गया एक्स एक्सिस पर ए। तो ए बी सी ये एज लेंथ हो गए, ए बी सी आर द एज लेंथ।
ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये ए है, ये आप ए देख रहे हो, ये एक्स एक्सिस है। ए के सामने ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये अल्फा एंगल हो गया। तो एंगल अगर अल्फा एंगल है तो वो अल्फा ए के सामने वाला होगा। ए के सामने, ये देखिए, ए के सामने वाला एंगल अल्फा है, जो किससे बन रहा है, वाई और जेड एक्सिस पर। वाई एंड जेड एक्सिस, एंगल एंड एक्सिस, अल्फा एंगल इज फॉर्म्ड बाय वाई एंड जेड एक्सिस। ये देखिए, ये एंगल है अल्फा। तो दिस इज द अल्फा एंगल विच इज फॉर्म्ड बाय द वाई जेड एक्सिस। समझ आ गया? तो अल्फा ए के सामने वाला, ये ए, उसके सामने वाला अल्फा। ये देखिए बी, बी के सामने ये है बीटा, ये बीटा एंगल है, ये बीटा एंगल। तो बीटा एंगल किससे बन रहा है, एक्स और जेड से। आप इसको ऐसा देख सकते हो, ये एंगल बीटा है। तो बीटा एंगल वाई जेड और एक्स एक्सिस से। एक्स एंड जेड एक्सिस के बीच जो एंगल है उसका नाम हमने बीटा दिया। और बीटा याद रखने का तरीका, बी के सामने वाला, तो सी के सामने वाला ये एंगल बन रहा है। ये देखिए, ये एंगल बन रहा है सी के सामने वाला, जो किससे बन रहा है, वाई और एक्सिस से। ये एंगल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो गामा एंगल बन गया वाई और एक्सिस से या एक्स वाई से। अब आपको कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि अल्फा एंगल बताइए कौन सी एक्सिस बनाएगी, तो वाई और, अब आपको क्लियर हो गया। कैसे याद रखोगे मैंने समझा दिया। ए के सामने अल्फा, बी के सामने वाला बीटा, सी के सामने वाला गामा, ये गामा एंगल हो जाएगा ये वाला। समझ आ गया बेटा आपको? तो इस तरह हम एंगल्स और एड लेंथ के बारे में समझ सकते हैं। अब लिखिए, सबसे पहली बात, हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं अब क्रिस्टल का, बेस्ड ऑन इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्सेस के बेस पर हम क्लासिफिकेशन की स्टडी कर रहे हैं। बड़ा सिंपल है, ठीक है। इसमें 4 टाइप के हमको क्रिस्टल मिलते हैं। सबसे पहला आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल सब जानते हैं यार, आयनिक क्रिस्टल कितना आसान है। सबसे पहले कोई भी चीज की स्टडी करो तो एग्जाम्पल, जब भी मैंने चाहे कोई भी चीज मैं पढ़ाता हूं तो पहले एग्जाम्पल और उसके बेस पे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना। तो आयनिक क्रिस्टल एग्जाम्पल देखो, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ये पूरा आयनिक क्रिस्टल है। ये आयनिक क्रिस्टल है। तो आयनिक, ये KCl हो गया, ठीक है, Na NO3 हो गया, ठीक,
कोई भी K2 SO4 हो गया, ठीक, CaF2 हो गया, ये सब कैसे हैं बेटा? आयनिक क्रिस्टल। मतलब आयनिक क्रिस्टल में constituent units are ions. These are cation and anion, दोनों होंगे, cation anion, cation anion, cation anion, cation anion, कुछ भी। तो cation anion इसका constituent unit होगा, ठीक है, cation anion इसका constituent unit होगा, पहली चीज। और सोचो जरा, केटायन और एनायन के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होना चाहिए? केटायन और एनायन के बीच लगने वाला ये जो फोर्स है, इस फोर्स का नाम कहीं पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में? इस फोर्स का नाम क्या पढ़ा है, जल्दी बताइए? आयनिक बॉन्ड। फोर्स का मतलब बॉन्ड, फोर्स का मतलब अट्रैक्शन। तो ये जो फोर्स है ये आयनिक बॉन्ड है। इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड आयन। तो ये फोर्स हो गया आयनिक बॉन्ड, समझ आ गया? अब तीसरी बात इसकी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज में तो जो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है वही है, ठीक है। इनका सॉलिड फॉर्म, सॉलिड NaCl कंडक्टिविटी शो नहीं करता क्योंकि उसमें आयन फिक्स रहते हैं, और जब तक आयन मूव नहीं करेंगे तो कंडक्शन नहीं मिलेगा। आपने अभी पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन सॉलिड स्टेट में नहीं होता। सॉलिड, इसका सॉलिड स्टेट माने इनका सॉलिड स्टेट कंडक्टेंस शो नहीं करता। लिक्विड स्टेट माने उसका मॉल्टन स्टेट या उनका aqueous solution can conduct electricity due to the presence of movable ion, ठीक है। तो लिखिएगा, solid state are not conductor because ions are fixed, ions are fixed, इसलिए वो कंडक्टिविटी शो नहीं करता सॉलिड में। while aqueous solution, यदि आप इसको पानी में डाल दोगे तो पानी में डालोगे तो क्या मिलेगा आपको? Na आयन अलग हो गया, Cl आयन अलग हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो ये एक्वस आयन, ये एक्वस आयन, ये अलग अलग है, अब आयन हो गए, और आयन मूवेबल होते हैं इसलिए वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन आर मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन में भी कंडक्ट, आपने मॉल्टन स्टेट का इलेक्ट्रोलिसिस लॉ पढ़ा है कि नहीं? मॉल्टन स्टेट में कंडक्टेंस और एक्वस सॉल्यूशन में दोनों पढ़ा है। तो ये कंडक्ट करता है, सॉलिड नहीं करता कंडक्ट। मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एप्रिशिएबली हाई, एप्रिशिएबली हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। दूसरा, कोवेलेंट क्रिस्टल। कोवेलेंट क्रिस्टल का एग्जाम्पल बोलिए, कोई एक एग्जाम्पल कोवेलेंट क्रिस्टल का बोलिए मन में। डायमंड, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये आयनिक क्रिस्टल नहीं है बेटा, SiC, ये आयनिक क्रिस्टल नहीं है, कोवेलेंट क्रिस्टल है। SiO2, SiO2 माने इनके बीच ये डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, बोरान नाइट्राइड, बोरान नाइट्राइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, SiO2। दिखने में बोले सर Si पर +4 चार्ज, ऑक्सीजन पर -2, नहीं,
+4 चार्ज कभी आ सकता है क्या? +4 चार्ज लाना मतलब आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 आयनाइजेशन एनर्जी 4, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी इम्पॉसिबल। ठीक है, तो फिर ये क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो कैसे क्रिस्टल हो गए, कोवेलेंट क्रिस्टल। तो कोवेलेंट, ये एग्जांपल लिख दिया मैंने। कोवेलेंट क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स एटम होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एटम्स हैं। ठीक है, डायमंड में कार्बन एटम हो जाएंगे, ग्रेफाइट में कार्बन एटम हो जाएंगे, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सिलिकॉन कार्बाइड है, इसमें सिलिकॉन है और कार्बन के एटम है, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन के एटम है। तो ऐसा यहाँ पर सिलिकॉन है और ऑक्सीजन के एटम्स हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स आर एटम, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स आर एटम, समझ गए, एटम्स। अब एटम और एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, जरा बताओ जल्दी से। फोर्स, जल्दी बोलो, कौन सा फोर्स पढ़ रहे हो? कोवेलेंट क्रिस्टल, तो कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं, ये देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड डायमंड में कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये एक टेट्राहेड्रल बन गया। जैसा ये कार्बन, अच्छे से सुनिएगा, जैसा ये कार्बन है वैसा ही ये कार्बन है, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है जैसा आप देख रहे हो, ये इस तरह से, ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है, इसकी भी 4 वैलेंसी है, इसकी भी 4 वैलेंसी, इसकी भी 4 वैलेंसी, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो बताइए कैसा बॉन्ड दिख रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड आप सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये बोले सर तो फिर इसमें कैसे होगा SiO2 में, या इसमें कैसे होगा, ये देखो मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, अभी आपको जनरल सा पढ़ा रहा हूं। ये आगे SI, फिर आगे O, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर O, फिर यहाँ पर SI, फिर यहाँ पर O, फिर यहाँ पर SI, ये देखो ऐसा बढ़ते चला जाता। अब बताओ ये आगे कम थोड़ी है, ये तो आगे चलते जाएगा, ये तो चलते जाएगा। अब बताओ कैसे बॉन्ड है कोवेलेंट, ऐसे इसमें, ऐसे इसमें, यहाँ कार्बन कर दो, कार्बन कर दो, तो SiC, ALN, BN, ये सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन। डायमंड का क्रिस्टल, तो बताइए कोवेलेंट, ग्रेफाइट का क्रिस्टल कोवेलेंट, इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड होता है एटम्स के बीच। फोर्स, हम सोचते हैं कि यार पवन सर आप इतना टाइम इसमें दे रहे हो, मैं आपको ये टाइम जो दे रहा हूँ ना, ये आपके वो बिल्टअप कर रहा हूँ कि आपके आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो अपने आप एकदम समझ आ जाएगा कि यार ये तो ये है, समझ गए। इसलिए मैं एग्जाम्पल बहुत सारे और बहुत सटीक एग्जाम्पल जो एग्जाम में आए होते हैं, उन एग्जाम्पल को जो एनसीईआरटी में सीधे हैं, उन एग्जाम्पल को देने की कोशिश करता हूं ताकि आपको सीधा याद हो। तो ये देखिए सब कोवेलेंट बॉन्ड है, तो फोर्स जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब बताओ ये हीरा है, ये मैं हीरा पहने हूं, ये तो ये जो हीरा है ये बहुत बड़ा है, ठीक है, इसमें हजारों लाखों एटम है कार्बन के जो इस तरह से अरेंज है, और एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, जिसे आपने बोला जाइंट स्ट्रक्चर, ये जाइंट स्ट्रक्चर बन गया, 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन गया इनका, 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन गया इनका। और 3 डायमेंशनल नेटवर्क जिनका बन जाता है कोवेलेंट बॉन्ड में, उनके मेल्टिंग पॉइंट दुनिया में सबसे ज्यादा होते हैं, वेरी 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 हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। तो ये बात लिख ली आपने, समझ गए आप लोग इस चीज को अच्छे से। तो ये अगला पॉइंट, फोर्स के बाद ये बनाते हैं जाइंट स्ट्रक्चर।
ये बनाते 3 डायमेंशनल नेटवर्क, 3 डायमेंशनल नेटवर्क, ठीक है। ये फ्रेमवर्क बना रहे हैं, पूरा फ्रेम दिख रहा है आपको, फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। इसलिए ये कैसे होते हैं, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई, वेरी हाई, वेरी हार्ड, वेरी हाई। और कोवेलेंट बॉन्ड है, ये देखिए आयन नहीं है बेटा इनमें, आयन होते तो पानी में डालते तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते, पर ये आयन नहीं है इनमें, ये तो शेयरिंग से बना है, एक तेरा इलेक्ट्रॉन एक मेरा इलेक्ट्रॉन, भैया शेयर कर ले, बॉन्ड बना ले, स्टेबिलिटी पा जाएंगे, तो शेयरिंग वाला है। तो मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई, वेरी हार्ड, उसका रीजन क्या हो गया, ये बनाते हैं सब 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं, आ गया समझ में। और इनका इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्टिंग ग्रेफाइट। दुनिया में कोवेलेंट क्रिस्टलों में केवल ग्रेफाइट है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बाकी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, तो दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्टिंग ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ही इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एल्दो इट्स अ कोवेलेंट क्रिस्टल, एल्दो इट्स कोवेलेंट क्रिस्टल। ध्यान से सुना, माने दुनिया के सारे कोवेलेंट क्रिस्टल जितने भी सब नॉन कंडक्टर है, केवल एक ग्रेफाइट है जो कंडक्टर है। तीसरी बात आ गया समझ में आप लोग को ये, अब ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। अरे भाई मॉलिक्यूल तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मॉलिक्यूल तो पानी है, मॉलिक्यूल तो CH4 है, मॉलिक्यूल तो HCl है, ठीक है, ध्यान से सुनना आप, मॉलिक्यूल तो ज़ीनान है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरपार्टिकल फोर्स देखना है, ध्यान से सुनना। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स आर कोवैलेंट मॉलिक्यूल, constituent units are covalent molecule, मॉलिक्यूल तो बट कौन से मॉलिक्यूल, कोवैलेंट मॉलिक्यूल, जैसे H2O में कोवैलेंट बॉन्ड है, तो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है इसका यूनिट, ना एटम है, पूरा H2O मॉलिक्यूल यूनिट है, ये पूरा H2O मॉलिक्यूल, ये देखिए H2O ऐसा होता है, ये H और ये ऑक्सीजन, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, तो कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ये H2O जो मॉलिक्यूल हुआ ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल हुआ, H2O जो हुआ वो कोवैलेंट मॉलिक्यूल हुआ, और H2O का एक मॉलिक्यूल, H2O का ये दूसरा मॉलिक्यूल, H2O का ये दूसरा मॉलिक्यूल, ऐसे ये जुड़ते चले जाएं, तीसरा चौथा ऐसे जुड़ते चले जाएं, और क्या बन जाएगा, आइस का क्रिस्टल, पर टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, अपन ने अभी फिजिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा, टेम्परेचर लो करना पड़ेगा तब वो बनेगा। तो ये मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको, ये कौन से मॉलिक्यूल है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, समझ गए। इन मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगेगा, ये जो मैं अंगुली बता रहा हूं, अंगुली ये जो फोर्स है मेरा,
ये फोर्स मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला है, इसे हम बोलेंगे constituent units are covalent molecule और फोर्स, ध्यान से देखिए, फोर्स यदि लंदन फोर्स है माने वांडरवाल फोर्स है, वांडरवाल फोर्स है, तो एग्जाम्पल ये बन जाएगा, देखिए जिनान का क्रिस्टल, CO2 का क्रिस्टल, CO2 का क्रिस्टल, CH4 का क्रिस्टल, CH4 का क्रिस्टल, कोई भी गैस का क्रिस्टल, ऑक्सीजन का क्रिस्टल, नाइट्रोजन का क्रिस्टल, किसी भी गैस का क्रिस्टल, ये देखिए इनके बीच लंदन फोर्स, जिसे आप वांडरवाल फोर्स भी बोलते हो, तो होता है N2 CH4 C2H6 CO2, ठीक है, इनके बीच जो फोर्स है वो कौन सा है? लंदन फोर्स है। और इसका जो क्रिस्टल है ये वांडरवाल फोर्स के कारण, लंदन फोर्स के कारण मॉलिक्यूलर क्रिस्टल तो है, पर इसको हम बोलते हैं सिंपल मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। अब ध्यान से सुनिएगा, फोर्स ये हो गया लंदन फोर्स, एग्जाम्पल ये हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट कोवैलेंट मॉलिक्यूल, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ये हो गई। अब इसमें तो एक्सी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक्चुअली मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी है, तो एटम भी है और मॉलिक्यूल भी है, पर इसमें जो फोर्स है वो ये वाला ही फोर्स लगता है, वांडरवाल फोर्स। CO2 ये देखो, ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट कोवैलेंट मॉलिक्यूल, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट कोवैलेंट मॉलिक्यूल। ये देखिए CH4 में ये CH4, ये CH4 कोवैलेंट मॉलिक्यूल, ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। और बोले सर फिर ये कैसे समझे लंदन फोर्स? तो इनको, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि CO2 का एक मॉलिक्यूल, ये CO2 का दूसरा मॉलिक्यूल, ये इनके बीच जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये वांडरवाल फोर्स है, ये लंदन फोर्स। CH4 के बीच जो फोर्स है वो लंदन फोर्स है। O2 या कोई भी, आप कोई भी ले लो, बेंजीन ले लो, बेंजीन के बीच ये लंदन फोर्स, वांडरवाल फोर्स काम कर रहा है। तो बेंजीन का क्रिस्टल भी आप बना सकते हो, बट ये क्रिस्टल कब बनेंगे? वेरी लो टेम्परेचर पर। ये क्रिस्टल, बोले CH4 का क्रिस्टल, हाँ बन सकता है ना, कोई भी सारी गैस का क्रिस्टल बन सकता है, पर हमें प्रेशर हाई करना पड़ेगा ताकि मॉलिक्यूल पास पास आए, टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, दोनों चीजें, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर वाली कंडीशन पर ये क्रिस्टल आप बना सकते हैं। आ गया समझ में? तो क्रिस्टल में फोर्स का मतलब आप समझ जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट का मतलब समझ जाए, कोवैलेंट मॉलिक्यूल है ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब आप पूरी बात समझ गए, इसकी कंफ्यूजन दूर हो गया। हाँ, इस क्रिस्टल का नाम ऊपर टॉप पे डाल लेना, मैं भूल गया हूं इसको, जो भी मैंने पढ़ाया, ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। ये नाम मैं ऊपर लिखना समझाते समझाते भूल गया हूं, बोल दिया था मैंने, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। तो मॉलिक्यूलर में पहला हो गया नॉन पोलर, दूसरा पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल पर ध्यान देना भाई। ऐसे तुमने उदाहरण एग्जांपल लिया HCl, ये देखिए HCl, ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये देखिए
कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या है? पूरा मॉलिक्यूल है ये, कोवेलेंट मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। और मॉलिक्यूल ऐसा दूसरा HCl का मॉलिक्यूल, ये ऐसा तीसरा HCl का मॉलिक्यूल, ये, और इनमें आप जानते हो ये पार्शियल नेगेटिव होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इनके बीच फोर्स देखिए, ये फोर्स, ये फोर्स, तो ये फोर्स होता है इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स डाइपोल बनाइए, इसका भी ये डाइपोल, डाइपोल का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पोल अलग अलग दिख रहे हैं, तो ये डाइपोल हो गया, ये डाइपोल, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो गया। इसमें ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो जितने भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैं, अगर उनमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो रहा है तो वो पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल। कॉन्स्टिट्यूएंट इसकी भी सबकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल ही है। ये देखिए ध्यान से, ये पूरा मॉलिक्यूल और ये कोवेलेंट बॉन्ड, और फोर्स ये है इंटर पार्टिकल फोर्स, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ये फोर्स हो गया इसका फोर्स हो गया। एग्जाम्पल कितने भी लिख सकते हो, HCl ले सकते हो, HBr ले सकते हो, HI ले सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हो, ये एक एसिटाल्डिहाइड ले सकते हो, ये एसीटोन ले सकते हो, ये क्लोरोफॉर्म ले सकते हो, तो ये क्लोरोफॉर्म ले सकते हो। इसमें क्या बने सर, इसमें कैसे बनेगा? सोचो, ये इलेक्ट्रॉन गया इधर, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव चार्ज, और ऐसा एक और बना लो, ये इलेक्ट्रॉन गया इस पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और बस ये एक मॉलिक्यूल हो गया, एक ये मॉलिक्यूल हो गया, इनके बीच ये फोर्स हो गया। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जिनमें हो वो सब पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। जिनमें वांडर वाल फोर्स हो, जिनमें डाइपोल ऐसा डाइपोल ना डेवलप हो रहा हो, और कितने ही एग्जांपल लिख सकते हैं, CH3CN, ये देखिए इधर गया तो इस पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, CH3CN ऐसे बन जाएंगे ढेरों। अब आप इतने में समझ जाओ, और NCERT में जितने एग्जाम्पल पे पूछे हो कि कौन सा क्रिस्टल क्या, आज ही खत्म कर दीजिए एक्सरसाइज पूरी। कर्तव्य जिस दिन जो पढ़ा उसी दिन NCERT की पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जानी चाहिए, ये कर्तव्य है आपका। तो ये बात समझ आ गई होगी आपको। तो पहला हुआ, कौन सा पहला था? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। दूसरा हुआ पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट फोर्स कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल तो वही रहेंगे। और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट तो वही कोवेलेंट मॉलिक्यूल, फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड, फोर्स होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप बताओ, मैंने HCl लिखा, HBr लिखा, HI HF नहीं लिखा। और आप जानते हो बॉन्डिंग में कि जब आपका हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हो, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हो, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हो, तब इस हाइड्रोजन में कौन सी कैपेबिलिटी आ जाती है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो बेशक हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल हो गए। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल कौन से हो गए? वाटर, एग्जाम्पल वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया,
एमीन हो गया, एमीन्स हो गए, फिनॉल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अरे हजारों लिख दो हाइड्रोजन बॉन्ड के, हजारों लिख दो हाइड्रोजन बॉन्ड के। HF, ये हो गया HF, आपको HF में मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताई थी, ये ऐसे बनते चली जाएगी ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल है। पर ध्यान से सुनना, ये देखिए ये तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल ही है, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, और ये फोर्स है, ये इंटर पार्टिकल फोर्स है, ये आपका F, ठीक है, और इस तरह ये इंटर पार्टिकल फोर्स, ये हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हमारा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। आया समझ में कि नहीं? मॉलिक्यूल और ये फोर्स की बात की जा रही है, ये वाले फोर्स की बात नहीं, ठीक है? नहीं तो कोवेलेंट लगने लगेगा तुम्हें, कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल का मतलब समझ आ गया आपको? बहुत एक्यूरेसी के साथ पढ़िए, बहुत एक्यूरेसी के साथ पढ़िए, एक्यूरेसी के साथ सब्जेक्ट की स्टडी कीजिए। हमको लगता है कि हमको आता है, जरा से उसमें आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो मेरा नुकसान होगा, मेरे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा। ये सबसे बड़ा नुकसान, दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान क्या? दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान किसी टीचर के स्टूडेंट का सिलेक्शन ना होना। उससे उसे जितना कष्ट होगा उतना कष्ट दुनिया में किसी चीज से नहीं होगा। मेरा लाखों का नुकसान हो जाए, ठीक है, कोरोना मुझे हो जाए, ये सब बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन स्टूडेंट का अगर मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो नुकसान मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप सोचो कि आप एक अच्छे डॉक्टर बन गए और आपका जो पेशेंट है, ठीक है, आपने उसके साथ मेहनत की और वो आपका पेशेंट थोड़ी सी कोई गलती हो जाए या कुछ भी उसके हाथ हो जाए, कोई भी गलती और वो खत्म हो जाए तो आपको कष्ट होगा, नहीं यार मेरा पेशेंट नहीं जाना चाहिए था। तो वही चीज है। तो आपको बहुत मेहनत से जो पढ़ाते हैं उसकी आप इज्जत कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल है। हमारी जरा सी गलती हमको नीचे डुबा देती है, ठीक है, हमें गलती नहीं करना है बिल्कुल भी। इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आप थ्योरी को इतना अच्छे से पढ़ो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप इतना अच्छे से समझो कि आपके मतलब ब्रेन का साइज बढ़ जाए यार, इनफाइनाइट हो जाए वो साइज, आप सोच सको हाँ ये तो है बस। लेकिन फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन वो तो याद रखने पड़ेंगे, कम टाइम में जल्दी से समझ डेवलप हो आपकी। इसके लिए एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कीजिए, इससे बेस्ट वर्ल्ड में कुछ नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, लास्ट है मेटेलिक क्रिस्टल। जो मेटेलिक क्रिस्टल होता है उसमें मेटल के एटम होते हैं। ये देखिए अभी जो कॉपर की मेटल यार, ये कॉपर की मेटल है, इसमें कॉपर के एटम है, इसमें कॉपर के एटम है। सोडियम मेटल हो तो सोडियम के एटम होंगे, पोटेशियम मेटल हो तो पोटेशियम के एटम होंगे। तो बोले सर एटम तो अभी आपने लिखवाया था कोवेलेंट क्रिस्टल में, कोवेलेंट क्रिस्टल की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एटम थी। अब यहां पर समझना है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट को, मेटेलिक क्रिस्टल की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ध्यान से समझिए। ये सोडियम एटम है, ठीक है, सोडियम एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन। ऐसा सोडियम एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये रहता नहीं है,
ये रहता नहीं है। जैसे तुम्हारे बैग से पेन निकल गया तो पेन कमरे से बाहर नहीं है, लेकिन तुम्हारे बैग से बाहर है और घूम रहा है सब में। बोले तेरा रेड पेन दे, तेरा ब्लैक पेन दे, उसने ले लिया, वो घूम रहा है सब में, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इस पर आ तो गया पॉजिटिव चार्ज, बट ये इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल से बाहर नहीं है, यहाँ से इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकल गया। उसी तरह यहाँ से इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकल गया। ऐसे सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ये कौन निकल गया? ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। और ये कहाँ घूम रहा है? ये इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है? ये खाली स्पेस है, इसमें घूम रहा है ये इलेक्ट्रॉन। ये खाली स्पेस में इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है। इधर के इलेक्ट्रॉन सब, इधर भी तो एटम है, ये एटम है ना यहाँ पर, ये तो ये जो एटम है एक्चुअली एटम नहीं रहे, अब क्या बन गए? ये आयन। पर इनके इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल से बाहर नहीं है। तुम नमक खा रहे हो तो नमक में Na आयन और Cl आयन है, ठीक है, पर आप अब नमक की बात नहीं कर रहे हो, ध्यान से सुनना, नमक नहीं है ये नमक नहीं है, ये Na आयन, ये सोडियम का क्रिस्टल है, मेटेलिक क्रिस्टल है, ठीक है। तो सोडियम आयन बन गया और इलेक्ट्रॉन ये घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन ये सोडियम आयन भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ये सोडियम आयन भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला इससे भी अट्रैक्ट हो रहा है, ये वाला इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला इससे भी अट्रैक्ट हो रहा है, ये वाला इससे भी अट्रैक्ट हो रहा है, ये वाला इससे भी अट्रैक्ट हो रहा है। ये देखिए ये है मेटेलिक फोर्स। ये जो डॉटेड मैंने बनाया, ये जो डॉटेड बनाया, ये मेटेलिक फोर्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या हो गई? कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट हुई मेटल एटम के आयन जो है ना, आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है, ये फिक्स है, आयन फिक्स्ड है। तुम्हारा बैग फिक्स है, जब तुम आए कोचिंग से तो तुम्हारा बैग फिक्स, वो रख दिया तुमने, और घूम क्या रहे हैं? पेन, इतने सारे पेन, लाल, हरा, नीला, काला, सब पेन तुम्हारे हाथ में रहते हैं। बोले हाँ यार ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो रेड से, बोले तेरा रेड पेन दे दे, तो वो घूम के उधर चला गया और घूम के फिर वापस आ गया। तो घूमने वाले पेन है, आप फिक्स हो या आपका बैग फिक्स है। तो ये जो मेटल आयन है ये फिक्स है, और इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट बनी, फिक्स्ड मेटल आयन प्रेजेंट इन द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, सी समुद्र, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट फिक्स्ड मेटल आयन, मेटल केटायन भी लिख सकते हो, मेटल आयन प्रेजेंट इन सी ऑफ मोबाइल या डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ये इसका कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। फिक्स्ड मेटल आयन प्रेजेंट इन सी ऑफ मोबाइल मूवेबल डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होती है। तो फोर्स क्या है? इस फोर्स का नाम, जो मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगा हुआ है, ये फोर्स हो गया मेटेलिक फोर्स। ये मेटेलिक फोर्स हो गया, समझ आ गया आपको? तो अब बताओ जरा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूवेबल है, और इसी मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी होती है। तो मेटल में जो कंडक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी होती है। तो metal are the good conductor of electricity due to these mobile electrons. Metals are good conductor of electricity due to these mobile electrons. इन्हीं मोबाइल इलेक्ट्रॉन के कारण मेटल बन जाता है गुड कंडक्टर। अब बताओ, वहां NaCl की कंडक्टिविटी थी एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में, उसे हमने बोला था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, और इसे हम बोल रहे हैं
मेटेलिक कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी। तो इसका नाम हुआ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी। इसका नाम हुआ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी। और NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में या NaCl के मोल्टन सॉल्यूशन में जो कंडक्टिविटी है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी का भी डिफरेंस क्लियर हो गया और इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट समझ आ गई। अब बताइए मेटल, इसको ये कैसे बन गई? एक कॉपर का इतना बड़ा ब्लॉक लिया, उसको ठोकते गए चौड़ा हो गया, फिर ऐसा कर दिया। तो मैलिएबिलिटी भी है इसमें और डक्टिलिटी भी है। तो ये मेटेलिक क्रिस्टल कैसे होते हैं? मैलिएबल, डक्टाइल। इसको थोड़ा गर्म करो और ऐसी खींच दो तो ये तार बन जाएंगे, इसके तार बन जाएंगे। कॉपर वायर कैसे बनेंगे? ऐसे तो बनता है, गर्म किया खींच दिया तो कॉपर वायर बन गया। थोड़ा गर्म किया और हथौड़े से मारा तो चौड़ा प्लेट बन गया। तो प्लेट बनना माने मैलिएबल, तार खींचना माने डक्टिलिटी, उसमें डक्टाइल है, ठीक है। और ब्रिटिलिटी, जैसे टाइटेनियम वगैरह है या कोई और मेटल है जिसको आप मारो, तो जैसे गेहूं या चने पे आप मारो हथौड़ा तो वो एकदम कैसे पाउडर बन जाता है, ऐसे ही इस मारने पे यदि पाउडर बन जाए तो उसे हम बोलते हैं ब्रिटिलिटी। तो ब्रिटिल भी होते हैं, ब्रिटिल। तो ये प्रॉपर्टी तो उनमें होती है। तो ये प्रॉपर्टी अभी अपने को नहीं पढ़ना, ये प्रॉपर्टी तो डी ब्लॉक में मैं पढ़ाऊंगा कब कौन मैलिएबल है, कैसे होता है, ठीक है। तो ये इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, पर मैंने लिख दिया कि भाई मेटल है तो कंडक्टिविटी शो करेगा। तो ये आपका मेटल है तो मैलिएबल होगा, डक्टाइल होगा और ब्रिटिल होगा। तो तीनों की मतलब समझ आना चाहिए। आगे समझ में ब्रिटिल मतलब क्या होता है? जैसे आप हैमरिंग करोगे तो पाउडर फॉर्म में वो टूट जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों। डक्टाइल मतलब तार खींच सकते हो उसके, आयरन के तार, कॉपर के वायर, सिल्वर के वायर। और मैलिएबल मतलब मार के उनको चपटे कर दो, थाली बना ली, खाना खा लिया। तो ये होता है। चलिए, ये आपको पूरा समझ आ गया अच्छे से। थैंक यू वेरी मच भाई, आज इतना ही पढ़ाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। और इसके बाद कल आपको इसके आगे का पढ़ाऊंगा। बताइए, आज की क्लास समझ आ गई आप लोग को सबको अच्छे से? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। और आज मैंने बहुत जनरल पढ़ाया, कल अच्छे से हैवी अपन चीजें पढ़ाएंगे, पूरे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कहाँ क्या, बहुत अच्छे से उसको समझिएगा। क्लास एक भी मत छोड़िएगा। आप क्लास छोड़ दोगे तो आपका ही नुकसान। कैसे होता है? बोले यार ये आता तो है, फिर आप अलग से पढ़ो तब वो आएगा, और आप अगर बैठ जाओगे तो पढ़ने की क्या जरूरत है? चलिए, जय हिंद, जय भारत। सर आयोनिक